ओके, तो वो ना समटाइम क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाउ की वैल्यू फाइंड करें, यानी कि टी की वैल्यू फाइंड करें, तो वो उसका फार्मूला आर सी होता है, जिसमें आप वो कैपेसिटेंस भी आपको दे देता है और आपको आर की वैल्यू भी दे देता है, तो उससे आप ये फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये एक बात जो है वो बतानी थी। और दूसरा जो है ना, ये एज इट इज उन्होंने उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पास पेपर्स में कि 12.4 का, तो 12.4 जो है एग्जाम्पल वो देख लीजिएगा। वो आई थिंक ये एग्जाम्पल है 12.4, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मैंने पहले बताई भी थी। ये इसको लाजमी देखिएगा, इसका मस्ट है कि इसमें वो इसको स्टेटमेंट वगैरह चेंज करके तो वो कहेगा कि कैलकुलेट एनर्जी करें, ये उसमें आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हम 12 अब 13 चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। और इसमें भी कुछ फ्यू चीज़ें, यानी कि जैसे हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, बेसिकली उसका इफेक्ट किस तरह से होता है, ओहम्स लॉ जो है वो क्या होता है हमारे पास, और डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह होती है वो क्या होती है, पावर वगैरह, उसके भी सिंपल से ही हैं फार्मूलाज, तो वो देख लेते हैं। और वैसे भी वो मेरी फील्ड के रिलेटेड है, अगर उसमें कम्प्लेक्स आपने पूछना हो कोई भी बात, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं उसमें। अच्छा, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एक करंट का क्या फार्मूला होता है, अगर आपके पास टाइम भी हो और चार्ज भी हो आपके पास गिवन हो, तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। इसका सबसे पहले तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। आप आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी कर लें या फिर क्यू इज इक्वल टू आई टी कर लें, ये दोनों ही तरह से सेम ही है। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखना है। और इस ये यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें बीएस लेवल में भी काफ़ी दफ़ा आता रहा था, यानी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो इधर से भी वो चार्ज वगैरह करंट वगैरह की वैल्यू फाइंड दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो है कंडक्टर का टाइम इतना दिया हुआ है और इसका नेट चार्ज जितना है, तो उसका मुझे क्यू की वैल्यू जो है उसकी आई की वैल्यू बताएं। ठीक है, ये आपका सिर्फ ये चीज़ होगी। और इसके बाद अच्छा, क्यू का आपको पता है क्यू इज इक्वल टू एन इक्वल होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में देखा था पहले दो चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसमें और जो है ये सेकंड जो है ये टॉपिक, इसको आप छोड़ दें, इसको आप स्किप कर दें। थर्ड जो है ये मेटालिक कंडक्टर, इसको भी आप रहने दें। इसके अंदर डायरेक्शन को भी आपने नहीं करना, ये भी आपने नहीं करना है, इसको भी छोड़ दें। ये देख लीजिएगा, ये एग्जांपल जो है 13.1, जिसमें वही फॉर्मूला वो लगा रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ पे वो जैसा कि एन ई पुट कर रहा है, यानी कि जो मैंने बताया था क्यू इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होता है, और फर्दर बस उसने इसका चार्ज फाइंड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह के आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा डिफरेंट जो है वैल्यूज के साथ। तो ये आपके पास हो गया एक। बाकी हम सोर्स की बात करेंगे, ये आप छोड़ दें, इसका कोई ज़रूरत नहीं है करने की। और इसके बाद इफेक्ट को देख लें कि इफेक्ट करंट के वो किस किस पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें तीन आपने ये याद रखने हैं, ये तीन बेसिक इसके इफेक्ट होते हैं, हीट इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। अब इस चैप्टर फिजिक्स के अंदर जो है सेकंड ईयर में सिर्फ उसने हीट का फार्मूला दिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, केमिकल उसका उतना उसने डिस्कस नहीं किया, और वो आएगा भी नहीं बेसिकली, उसमें सिर्फ उसने डिस्कशन ही की हुई है। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन उसने ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो फार्मूला वो यहाँ पे आप देख लें कि जो आपकी हीट है वो आई स्केयर के, आर के और टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के, उसके रेजिस्टेंस के और एक्स आई स्केयर के। यानी कि अगर मैं हीट बढ़ाता हूँ तो उसका जो करंट है वो डबल या 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से उसके ऊपर उसके जो है फैक्टर्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है। और उसके ऊपर आपने, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा, ये बेसिकली यहाँ से एक पी का फॉर्मूला निकल रहा है, अगर किसी को जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उनको पता होगा, आई स्केयर आर है, यानी वो पी टी पे पी टी का फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे। तो अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे कि अगर हीट मेरे पास इंक्रीज हो रही है तो फिर पावर क्या होगी, पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो यहाँ से ये फॉर्मूला एक बन रहा है। ठीक है, तो अगर वो डेप्थ में पूछे तो फिर इस तरह से एक चीज़ हो सकती है, इसको आप स्किप कर दें। और केमिकल इफेक्ट को भी आप स्किप कर दें, इसके अंदर भी आपने कोई चीज़ नहीं करनी। अच्छा, ओहम्स लॉ, ये भी इतना कोई करने वाला नहीं, इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू आई आर। ये तो सबको पता होगा कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो करंट के और आर की इक्वल होती है। और वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आई के, जैसे जैसे हमारे पास करंट जो है इंक्रीज होता है, वैसे ही हमारे पास जो है वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो इसमें जितनी भी थ्योरी है वो वगैरह आप सारी छोड़ दें, उसको आप ना करें, सिर्फ आप अपने इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अच्छा, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर इसके क्वेश्चन आया हुआ था ई कैट के अंदर, कि क्वेश्चन ये था
बल्कि अगर आप में से कोई आंसर देना चाहे तो मुझे बता दें कि उसके वाई एक्सिस में वी है और उसके एक्स एक्सिस में जो है वो आई है। तो इस ग्राफ की टाइप बताएं, ये कौन सा ग्राफ है, ये रेजिस्टिव ग्राफ है या कंडक्टेंस वाला ग्राफ है? ग्राफ में कोई आपसे में कोई बता सके इसका तो। अगर हम यहाँ से चैट में अगर को बता दें ये रजिस्टिव है। ये क्यों रजिस्टिव है कि ये हम आपके पास का फार्मूला होता है आर वी का क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आई आर हम यहाँ से निकालें तो वी ओवर आई आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास रजिस्टिव ग्राफ है। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वी है, इसका अगेन वही फार्मूला हमने लगाना है, वी इज इक्वल टू आई आर, उधर से हमने इसका चेक करना है। तो आर हमने देखना है आई बाई वी देखेंगे, ये 1/r की इक्वल होगा और 1/r जो होती है वो कंडक्टेंस बेसिकली होती है। तो ये जो ग्राफ होगा ये कंडक्टेंस का ग्राफ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अंदर जो आपके पास v जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो i होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करी होती है। इसका ग्राफ के अंदर देख के आपको पता चल जाएगा। बाकी जो है सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन है, ये भी बहुत सिंपल है कि जितनी भी मैंने पीछे बताया था पिछले चैप्टर के अंदर कि जितनी सीरीज होती है वो ऐड होती रहती हैं आपके पास। जो इक्विवेलेंट उसकी रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी R1 R2 R3, जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लग जाती हैं वो जितनी भी लगा दे। ज़्यादातर वो जो क्वेश्चन देगा वो 4 से 5 या 3 रेजिस्टेंस तक देगा, ना इससे कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। अगर वो पैरेलल में कर दे तो फिर यानी कि यही अगर मैं कह दूँ कि पैरेलल में लगी हुई है, यानी कि ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है आपके पास, एक ये लगी हुई है रेजिस्टेंस, और एक इस तरह से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है। तो ये किस तरह से होगी, उसका फॉर्मूला इस तरह से है कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3, और डिनोमिनेटर में आप इसको प्लस कर देंगे सबको। ये सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन होता है। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो भी इस तरह से आएगा कि R की वैल्यू फाइंड करके बताएं। बस इसमें यही है। इसके अंदर आगे अगर रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी में आपका जो है सबसे पहले आपको R की वैल्यू पता होना चाहिए। इसमें रो L ओवर A है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमें BS तक आती रही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। अगर वो यहाँ पे रो की वैल्यू पूछ लेता है कि ये किसके इक्वल है तो वो RA डिवाइडेड बाय L के इक्वल है। तो अगर वो ये कह दे कि एरिया ज़्यादा होगा तो फिर आपकी R की वैल्यू किस तरह से होगी। तो जाहिर सी बात है अगर एरिया ज़्यादा होता है तो फिर उसकी रेजिस्टेंस भी जो है वो कम ज़्यादा सॉरी कम अगर एरिया ज़्यादा होता है तो फिर आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर एरिया कम होता है तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ठीक है, बाकी आप सारा जो है वो, और ये हमने ऊपर बात की थी कंडक्टेंस की, उसने यहाँ पे इसको गिवन कर दिया 1/r की इक्वल होती है बेसिकली कंडक्टेंस आप करती है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करने वाला। ये जितनी भी वैल्यूज है टेबल वगैरह वो आप इसको स्किप कर दें। ये अल्फ़ा जो है इसको भी स्किप कर दें, इसको भी ना करें। ये देख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं, उसने R की वैल्यू भी पूछी हुई है, उसने रो भी पूछी हुई है। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, अगर आपके पास एक वायर है, अगर मैं वायर को इस तरह से बेंड करता हूँ या फिर उसको यहाँ से सर्कुलर में करता हूँ तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये मेरे ख्याल में मुझे इस तरह से लग रहा था कि इसका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ना इसी फार्मूला से हम देखेंगे इसको। तो अगर तो इस तरह से बेंड वगैरह उसको करते हैं वायर को तो उस पर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, यानी ये आपकी वायर थी, तो अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं लाइक इतना मैं इसको स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ बेसिकली इंक्रीज कर दिया, तो फिर आपकी जो R की वैल्यू है वो भी 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये इसको याद रखिए क्योंकि ये L की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो अगर पूछेगा तो इस तरह से जो है ना वो डिटेल में थोड़ा सा जाके वो फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, दो आप इसमें कर लीजिएगा। कलर कोडिंग आप स्किप कर दें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिकल देखने वाली होती हैं। ये बेसिकली जो है ना कलर कोडिंग के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिकल में उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितने ओम का जो है वो बेसिक रजिस्टर।
रियोस्टेट जो है, थर्मोस्टेट, इस उसको आप स्किप कर दें, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर का। इससे जो है ना वो आ सकता है क्वेश्चन कि आप पावर फाइंड करके बताएं। यहाँ पे 3-4 फार्मूलाज है, यहाँ पे आप साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले जो है ना, एक तो आपको ओहम्स लॉ का पता चल गया, V = IR होता है, ठीक है। और सेकंड जो है ना, P का जो फार्मूला होता है पावर का, वो वोल्टेज और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई ट्रांसमिशन लाइन अगर जा रही है, ये आपकी, इसमें डिफरेंट पोल्स दिए हुए हैं और आपके ग्रिड स्टेशन के साथ अटैच है, तो वो पावर किस तरह से होगी, जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होंगे उस तरह से पावर इंक्रीज होगी, जिस तरह से करंट इंक्रीज होगा उस तरह से पावर इंक्रीज हो रही होगी। एक ये एक फार्मूला है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दूँ IR, तो मेरे पास फिर पावर बन जाती है I²R। एक ये फार्मूला पावर का। और जो थर्ड फार्मूला है, वो अगर मैं I की जगह I की वैल्यू पुट कर दूँ ओहम्स लॉ के थ्रू, तो फिर मेरे पास V²/R, तो एक ये फार्मूला आ जाएगा। इन तीनों फार्मूलाज को आपको याद रखना मस्ट है। इन तीनों फार्मूला से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज के साथ पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे गिवन भी हैं तीनों फार्मूलाज। ठीक है जी, ये है इसके अंदर। और बाकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसको नहीं शो हो रही स्क्रीन? मुझे बता दें अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही तो मैं फिर इसको दोबारा रिपीट कुछ कर दूं। ओके ठीक है, हो रही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी ईएमएफ है। जो हम ईएमएफ का थोड़ा सा इसमें देखेंगे। ईएमएफ के अंदर सिर्फ आपने ये फार्मूला ही याद रखना है इसका। ये भी मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसका बेसिक कंसेप्ट किस तरह से। अच्छा, इसका जो है वो ई की वैल्यू है वो डिपेंड करी IR+IR के। ये दोनों जो है वो आर किस तरह से है। ये जो स्मॉल आर है ये आपके है इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल आर है वो उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो वो जो आपको फार्मूला पूछता होता है या क्वेश्चन में पूछता है, वो कभी भी ई की वैल्यू नहीं पूछता। बहुत ही कम है कि वो ई की वैल्यू पूछे। वो बेसिक ये पूछते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू गिवन हुई हुई है, आई गिवन है, आर गिवन है। वो कहता है मुझे इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वो वैल्यू फाइंड करके बताओ, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो इसी फार्मूला से फिर आप स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक सिर्फ यही है कि आपको ये फार्मूला के थ्रू स्मॉल आर की वैल्यू पता होना चाहिए। बाकी जो ईएमएफ अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने घरों में वो इलेक्ट्रिक मोटर देखी होगी, तो बेसिक वो ईएमएफ के प्रिंसिपल के ऊपर चल रही होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके एक कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है, जिसके थ्रू सेकंड कॉइल में फिर वो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ जो होता है उसकी मोटर को रोटेट करवा देता है। इस तरह से जो ईएमएफ होता है वो बेसिक करंट इंड्यूस करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी थोड़ा सा डेप्थ की चीज़ें हैं, इसको भी बेशक आप स्किप कर दें, या आपको इसमें नहीं पूछेंगे। ये बेसिक सब्जेक्ट में जो है वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल वालों को। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और बाकी जितनी भी थ्योरी है वो उसकी सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन है, उसको आप स्किप कर दें। अच्छा, ये 13.4, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर गिवन है, वी गिवन है, तो उसने आई पूछा हुआ है करंट आपको, इसमें आई पूछा हुआ है। और उसमें नेक्स्ट में उसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछी हुई, जो कि मैंने पीछे आपको बताई कि वो किस तरह से आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप कर लीजिएगा यहाँ से, फिर आपको वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास अच्छा मैक्सिमम पावर। ये जो है ये भी बहुत रेयर है पूछे, लेकिन आप इसको फिर भी याद कर लें कि जो वो पूछ रहा है जी मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि आपका जो ये जो लोड है, ये आपका सोर्स है, यहाँ से आपके पास करंट इसकी तरफ से आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपके पास एक लोड लगा हुआ है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इस लोड के ऊपर कितनी पावर है वो मुझे फाइंड करके बताओ। तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, वो फार्मूला है उसका। तो फार्मूला जो है वो ये कह रहा है, उसका ये फार्मूला बेसिकली जो कि यहाँ से ड्रिवन है, इसके थ्रू, और डेरिवेशन वगैरह पे आपने नहीं जाना, सिर्फ आपने सिर्फ फार्मूला इसका याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं, जो कि आर है, तो फिर फार्मूला पे क्या इफेक्ट होगा। तो फिर उसका जो पावर आउटपुट का जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, जो कि E²/4 आ रहा है। तो इसको तो याद करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो इसके थ्रू फिर आप यहाँ पे आप आर की वैल्यू गिवन होगी और यहाँ पे ई की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ से आप फार्मूला जो है उसका पावर का फार्मूला जो है ना इसी वो फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट किस सूरत में होगी। जी जी। तो यही आंसर है कि जब R=R हो जाए तो हम्म। मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगी उसमें। यानी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी।
ठीक है जी। इसके बाद अच्छा किरचॉफ लॉज है, ये इसका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इसकी थ्योरी में बेशक ना जाए, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि इसमें बेसिक होता क्या है। फर्स्ट लॉ के अंदर ये आपको डायग्राम एक शो हुई हुई है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक नोड है जिसके ऊपर कुछ लाइंस है यहाँ पे आ रही हैं, और जो कि करंट की लाइंस है। अब कुछ लाइंस में करंट जो है वो आपका उस लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ये आपका बाहर की तरफ I1 जा रहा है, ये भी आपका बाहर की तरफ जा रहा है जो कि I2 है। इस लाइन में करंट इंटर हो रहा है जिसको हम I3 कहते हैं। इस लाइन में भी करंट इंटर हो रहा है जिसको I4 कह देते हैं। और इस करंट में जो है वो लाइन करंट बाहर जा रहा है जो कि I5 है। अब वो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट लिविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि जितना करंट आपका इंटर हो रहा है वो इक्वल है जितना आपका करंट लीव कर रहा है। अब इंटर कौन सा हो रहा है, I1 सॉरी, वो हो रहा है आपके पास I3 और I4, ये दोनों इंटर हो रहे हैं, और जो लीव कर रहे हैं वो है I1 प्लस I2 प्लस I5। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास इक्वल है। ये आपके पास सिंपल सा फर्स्ट लॉ है। बाकी इसकी जितनी भी डिटेल है वो आप स्किप कर दें। अच्छा, सेकंड जो लॉ है उसमें वो ये कह रहा है कि इसका वो देख लेते हैं बेसिकली। वो कह रहा है अलजेब्रिक जो सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट वो जीरो के इक्वल होता है। वो कैसे इक्वल होता है, यहाँ पे मैं एक सर्किट, ये सर्किट अगर किसी को नहीं समझ आ रहा मैं सिंपल करके इसका ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिसे बैटरी कहते हैं, बैटरी लगी हुई है। इस तरह से सर्किट बना हुआ है। मैं इसको भी आप रेजिस्टेंस कर लेंगे और सिंपल कर लेते हैं। ये R1 है और ये आपके पास R2 है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर से जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो के इक्वल है। वो किस तरह से इक्वल है, यहाँ पे हम एक जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज यहाँ इसने ऑपोजिट किया हुआ, उस तरह से भी हम देख लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका 12 तो इसमें आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे V1 होगा। V1 क्या होगा, IR1, जो कि V1 का ओहम लॉ का फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। जो I आपका इसमें रोटेट हो रहा है, IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं, मैं कहता हूँ कि आपने करंट जो है वो इस तरह से करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो फिर इसका फार्मूला किस तरह से होगा, 12 माइनस आ जाएगा IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसका फार्मूला इस तरह से होगा। ठीक है, ये इसमें मैंने अपनी एग्जांपल दी थी बेसिकली। इसमें अगर इस एग्जांपल की बात करें तो उसमें फिर जो आपका फार्मूला है वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसमें ई का पहले आ रहा है यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, उसमें फिर IR1 है, आई ये वाला आपके पास है, R1 ये वाला है, E1 फिर आ रहा है आपके पास, और नेगेटिव में आपके पास आ रहा है क्योंकि आपके पास जो डायरेक्शन है करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज है। और उसी के अंदर फिर I2 आ रहा है, और R2 के साथ E2 जो दूसरा सोर्स है वो आ रहा है, इज इक्वल टू 0। सिंपल बेसिकली ये इस तरह का फॉर्मूला है। तो सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि इसमें, अच्छा इसके अंदर आपने याद क्या चीज़ करनी है, आपके पास ये पता होना चाहिए कि उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है, और उसमें जो है करंट जितना इंटर हो रहा है और जितना लीव कर रहा है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ के अंदर। बाकी जितने भी इसके पॉइंट है वो स्किप कर दें, ये भी सारी जितनी भी थ्योरी है उसको स्किप कर दें जितनी भी इसमें। बाकी और तो कुछ नहीं रह गया मेरे ख्याल में। प्रोसीजर जो है ये भी इसको भी स्किप कर दें। ये बेसिकली सारे वही प्रोसीजर हैं कि करंट लूप जो है वो किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी आपने कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ आपको 4 रेजिस्टेंस हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे ना पैरेलल में है ना सीरीज में है। अब आपको यहाँ पे किस तरह से हमने इसको ऐड करना है, किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसमें 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, और रेजिस्टेंस का यहाँ पे फार्मूला गिवन है ये वाला, सिर्फ आपने इसको याद रखना है। यहाँ से वो R1 की वैल्यू पूछ लिया, R2 की पूछ लिया, वो फिर आप यहाँ से ड्राइव इजीली कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मेरी वॉइस कट हो रही है, मुझे बता दें अगर अब सही आ रही है वॉइस तो। अच्छा जी, पोटेंशियोमीटर में इतना कोई खास करने वाला नहीं है, वो भी बेशक छोड़ दें। इसमें बस यही याद रखिएगा कि जो रेशो होती है वो EMF की इक्वल होती है उसकी बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर।
ये बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखें, बाकी जितना ऊपर है वो सब इसको आप छोड़ दें। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर में और कोई चीज़ करने वाले नहीं है, बाकी ये जितना भी है उसको आप स्किप कर दें। ये जितनी समरी है आप एक दफ़ा समरी देख लीजिएगा। जैसा कि हमने हीट की बात की थी कि वो किस तरह से इक्वल होती हैं, उसकी हमने देखा था। उसके बाद हमने ये पावर वगैरह देखी थी किस तरह से करती हैं, पर केल्विन जिस टेम्परेचर के ऊपर किस तरह अफेक्ट कर रही होती है। सर ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद सर इसके प्रॉब्लम्स देख लें। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ना, अच्छा फिजिक्स और सेकंड ईयर की उसको आप बहुत ही डीपली गो थ्रू कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा आने हैं प्यास के अंदर, तो उसका आपको पता होना चाहिए हर एक का। इसलिए मैं ज़्यादा चैप्टर जो है ना ज़्यादा थोड़े से कंसेप्ट वाइज ज़्यादा बता रहा हूँ इसके, क्योंकि इसमें जो आपका वो कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो पहला जो इसका प्रॉब्लम है उसमें वो कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स में क्या बता रहा है वो मैंने इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिकल बल्ब इन 1 मिनट। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली एन पूछना चाह रहा है। एन किस तरह से, तो यहाँ पे हमें पता है कि जी चार्ज उसने दिया हुआ है और उसके बाद उसने करंट दिया हुआ है। ठीक है, करंट और चार्ज दो चीज़ें उसने दी हैं। तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था। ठीक है, और एन की वैल्यू हमने बेसिक फाइंड करनी है, और एन ई डिवाइडेड बाई टी। टाइम भी गिवन है, ये भी गिवन है, और यहाँ से आप एन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो है फार्मूला न्यूमेरिकल, वो ये है कि चार्ज ऑफ 90 कोलम पासिस थ्रू वायर 1/, अच्छा करंट वही फार्मूला सेम लगेगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज उसने दिया हुआ है, करंट टाइम दिया हुआ है, क्यू बाई टी का फार्मूला इसमें। अच्छा, थर्ड जो है वो अगेन वो सर्किट दिया हुआ है, तो ये सर्किट आ सकता है इसके अंदर। ऐसे सर्किट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसने कहा जी कि आप रेजिस्टेंस फाइंड करके बताएं इस सब की। तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाए तो आपने सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करना है। आप इन दोनों को इसके साथ प्लस नहीं करवा देना। तो पैरेलल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 6 ये 36 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। अब आगे ये अब होगी सीरीज इस तरह से होगी, ये अब इस तरह से रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, इसकी वैल्यू 3 ओम हो गई है, इसकी वैल्यू भी 3 ओम हो गई है। अब इन दोनों की रेजिस्टेंस है वो सिंपल इस तरह से हो जाएगी, ये 6 ओम इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो 6 ओम आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि करंट फाइंड करना है आपने। अब करंट इस जगह पे उसने कहा है कि फाइंड करें। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो दो काम करना है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दे देने हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपने करंट फाइंड करना है, आपके पास वोल्ट भी गिवन है और ये आपके पास कैपेसिटर भी गिवन है। अब आई ए भी अगर फाइंड करना हो इस कैपेसिटर के थ्रू, अगर मैंने रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना हो तो वो होगा आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, जो आपके पास फार्मूला होता है, और आई होता है वी ओवर आर होता है, यानी वी ओवर आर। यहाँ पे आपके पास वी क्या है 6 है और नीचे आर 3 है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये आपके पास आई जो होता है वी ओवर आर होता है। ठीक है, आज पर इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो अगेन इसको भी इस तरह से करेंगे, फिर इसी तरह से दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको फिर हम I1 प्लस I2 कर देंगे, क्योंकि हम दो करंट को सेपरेट फाइंड कर रहे हैं। और इसके अलावा उसने, अच्छा वो आगे उसने और क्या पूछा हुआ है, ठीक है, और उसने कोई भी नहीं पूछा हुआ, बस अच्छा दोनों को। सीरीज में जी जी, क्या नाम है आपका शोएब भाई, सीरीज में करंट सेम रहता है तो इस वो पूरे सर्किट का एक ही करंट होगा। नहीं, उसको ऐड उसने करना है ना, वो उसने वैसे उसको जितना दोनों में सेम करंट होगा, डिफरेंट नहीं होगा। नहीं, उसको यहाँ पे सेपरेट नहीं फाइंड करेगा इसके अंदर जो वैसे। सीरीज में ऐसा होता है ना, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो फिर तो हमें कैलकुलेट तो लाता करना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज वैसे तो करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है और पैरेलल में आपके पास वोल्टेज है वो सेम होता है। यहाँ पे वैसे उसने दिखाया भी हुआ है ना, दोनों सेम है करंट। ठीक है, इसके बाद और जो है जो 3.14 है ये भी आपके पास हो गया। और अच्छा, ये जो 4 है आपके पास क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे उसने बेसिक पूछा हुआ है
कि आपने कैलकुलेट करनी है इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, उसने इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। अब रेजिस्टिविटी जो है वो रो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला मैं पुट करूँ, R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें L भी दिया हुआ है, उसकी लेंथ बेसिकली दी हुई है जो, और उसके बाद उसने एरिया भी दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी आ जाएगी। इसके बाद आपके पास 13.5 है, और 13.5 में उसने क्या पूछा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इतनी है, और इसमें उसने कहा, अच्छा इसने यहाँ पे पूछा टेम्परेचर कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम मैंने वो आई थिंक वो स्किप कर दिया, वो बताया नहीं कि अल्फा अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लें, आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई आर नोट, इस तरह से उसका फॉर्मूला आ रहा होगा। तो सिर्फ इसका फार्मूला आप याद कर लें, ये बेसिक इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो वो आप इस फार्मूला से उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट से आर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि 3.6 ओम है। यहाँ पे आर टी फाइंड करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें उधर से, और ये आपको वैसे इधर नॉमिनेटर में आ जाएगी, तो वो फर्दर फिर आप इसको खुद कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वही आगे सिंपल सिंपल से ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, या आई थिंक खुद भी कर लीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बाकी अब किसी का क्वेश्चन है तो वो कर दें, अदरवाइज इसको एंड करते हैं मीटिंग को, आज के लिए बस इतने काफ़ी है। तो बाकी हम कल जितना रिमेनिंग है फिर उसको कल से हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड जो इसकी वीडियोज़ हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अभी विद इन 1 आवर जो है वो उसकी अपलोड कर दूँ, उसके ऊपर क्लासरूम के ऊपर कर दूँ अपलोड। बाकी जो लोग ऐड नहीं है उसके अंदर ग्रुप में, वो अभी ना मुझे उसमें ग्रुप के अंदर कर दीजिएगा, अपना ईमेल सेंड कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको ऐड कर दूँ। एनी अबाउट टेस्ट डेट का भी लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में होगा, अभी देखें क्या बनता है। शोएब भाई एक क्वेश्चन है। जी जी। जब आप ये पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे थे तो उसके लिए आपने फॉर्मूला बताया था R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। जी जी। जबकि ये मोर देन 2 रेजिस्टर्स के लिए ये फार्मूला गलत होता है सर। सिर्फ 2 रेजिस्टर्स पे ये अप्लाई होता है, 3 के लिए फिर वही R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 उसी से होता है। नहीं, आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये 3 है, तो वो ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता? जी मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे ये गलत साबित होता है। अब जरा कर लें एक दफा क्वेश्चन, मोर देन 3 रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल का फार्मूला। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला फार्मूला एक्सेप्ट होगा, R1 प्लस R2 प्लस R2, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी नहीं, अगर जी हम जी इसको सॉल्व ये करते मोर तो देन 2 के लिए। इसको सॉल्व करें तो यही बनता है मेरे ख्याल में। नहीं ये नहीं बनता, सर ठीक कह रहे हैं ये। ये नहीं बनता सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है ठीक है। ये एलसीएम तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 इस तरह से फिर मैं आपको इसका एक और नीचे R1 जी R3 नहीं आएगा, ठीक है, ये बल्कि R1 R2 प्लस R2 R3 इस तरह से आएगा फिर। ठीक है, आप करेक्शन कर लें ये जो इसके लिए जो मैं अभी मिस्टेक की है। फिर आप इसका जो है ना हल, जो मेरे ख्याल से फिर ये कर लीजिएगा कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लें उसी फार्मूला के थ्रू। मैंने बताया ना आपको, R1 R2 डिवाइडेड बाय जी R1 प्लस R2, तो अगर जो भी इसके रेजिस्टेंस आएगी फिर वो इसके पैरेलल में आ जाएंगे, फिर वो 2 बन जाएंगे। तो आप उसमें फिर अगेन वही जो मैंने फार्मूला बताया उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो सॉल्व हो जाएगा। ओके थैंक यू। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर इसको अभी एंड करते हैं मीटिंग को। बाकी फिर हम कल 8 बजे फिर बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बाकी जिसका ईमेल वगैरह रहता है तो वो मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।